क्रिकेट की दुनिया में ना अक्सर एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब एक खिलाड़ी जिसकी कनाडा शिफ्ट होने की फ्लाइट का टिकट लगभग बुक हो चुका था, जो हमेशा के लिए इस खेल को छोड़ने ही वाला था। हाँ, और उसके ठीक बाद वही खिलाड़ी एक सेंसेशन बन जाता है। बिल्कुल। आज उसी खिलाड़ी को बचाने के लिए एक बड़ी आईपीएल फ्रेंचाइज अपनी तिजोरी खोल देती है। बाजी एकदम से ना 5.25 करोड़ रुपए की लगती है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सही बात है, कहानी तो वहाँ से शुरू होती है। हाँ, जैसे ही वो खिलाड़ी टीम में आ जाता है तो उसके फैंस अचानक से बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि फ्रेंचाइज उसकी क्षमता को पूरी तरह दबा रही है। तो आज 4 अप्रैल 2026 है और अभी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक बेहद रोमांचक आईपीएल मैच खत्म हुआ है। बहुत ही कांटे की टक्कर थी आज। एकदम। तो आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं वही 5.25 करोड़ के स्टार खिलाड़ी यानी नमन धीर। इस विश्लेषण के लिए हमारे पास आज के मैच की लाइव रिपोर्ट है, दी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, बीसीसीआई और एमआई के ऑफिशियल प्लेयर प्रोफाइल्स और मुंबई इंडियंस रेडिट पेज पर चल रही गर्मा गर्म बहस के सोर्सेज भी हैं। देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ना सिर्फ आंकड़े बताना नहीं है, खेल के मैदान पर जो दिखता है उसके पीछे की मानसिकता और रणनीति समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। एक आम लड़का जो जमीन से उठा, वो आज मुंबई इंडियंस की एक ऐसी बैटिंग लाइनअप की अहम कड़ी बन गया है जहां पहले से ही दिग्गजों की भरमार है। सबसे बड़ा मुद्दा ये विश्लेषण करना है कि क्या मुंबई इंडियंस नमन धीर की क्षमता को सही आकार दे रही है या फिर उन्हें किसी ऐसी भूमिका में कैद कर रही है जो उनके लंबे करियर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए ना सबसे पहले आज के ताजा मैच की स्थिति को सामने रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी है। हाँ, आज का मैच एक परफेक्ट एग्जांपल है इस पूरी सिचुएशन का। बिल्कुल। तो आज दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। ध्यान देने वाली बात समीर रिजवी की बैटिंग थी, जिन्होंने 51 बॉल्स में 90 रन्स बनाए। वो एक अलग ही लेवल का प्रदर्शन था भाई। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक खेले वो। लेकिन अगर हम मुंबई इंडियंस की इनिंग को देखें तो उन्होंने 1626 का एक थोड़ा साधारण सा स्कोर बनाया। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच एक ठीक ठाक पार्टनरशिप रही। हाँ, रोहित ने 35 बनाए और सूर्य ने 50। राइट। इन एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ियों के बाद लोअर ऑर्डर में आते हैं नमन धीर। उन्होंने 21 बॉल्स में 28 रन्स बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। और आखिर में वो टी नटराजन के एक स्लोअर बाउंसर पर आउट हो गए। वही नटराजन की स्लोअर बाउंसर जो हमेशा फंसाती है बैटर्स को। हाँ, वही वाली। तो यहाँ ना मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट दिखती है मुझे। उन्होंने तय कर लिया है कि नमन को नंबर 6 या 7 पर ही बैटिंग करनी है और नमन इस रोल के नियम किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या से सीख रहे हैं। खासकर दबाव में शांत रहने के तरीके, जो कि उस पोजीशन पर बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। पर मुझे यहाँ एक बहुत अजीब स्थिति लग रही है। किसी नए और आक्रामक खिलाड़ी को अचानक से नंबर 6 या 7 पर भेजकर उन पर फिनिशर का रोल थोपना ना मुझे किसी नई हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार को पैरेलल पार्किंग करने का काम देने जैसा लगता है। पैरेलल पार्किंग? हाँ, मतलब आपके पास एक स्पीड मशीन है और आप उसे सिर्फ आखिरी के 10 सेकंड्स में एक छोटी सी जगह में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इतने नए खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है? देखिए, पैरेलल पार्किंग में बहुत ज्यादा धीरज और धीमी रफ्तार की जरूरत होती है। एक फिनिशर का रोल पैरेलल पार्किंग जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? इसे इस तरह देखिए, ये उस स्पोर्ट्स कार को बिना किसी एक्सेलरेशन रैंप के सीधा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए हाईवे पर मर्ज करने जैसा है। ओह वाव, मतलब सीधा टॉप स्पीड पर? एकदम सीधा। गलती की वहां कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर पहली बॉल पर ही आप टॉप स्पीड पर नहीं आए तो पीछे से आ रहा दबाव आपको कुचल देगा, जैसे आज नटराजन ने किया। एक स्लोअर बाउंसर पर हिट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वहां बैटर को अपने बैट की स्पीड से पूरी पावर जनरेट करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि बॉल में तो पेस होती नहीं है। सही पकड़ा आपने। अगर दिमाग में थोड़ा सा भी दबाव या डर हो ना तो मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और बैट फ्लो धीमा पड़ जाता है। यही वजह है कि पोलार्ड और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गजों का जोर सिर्फ टेक्निक पर नहीं होता। तो और किस चीज पर होता है? उनका पूरा जोर उस मानसिक शांति पर होता है जो आखिरी के ओवर्स में बैट को पूरी आजादी से घुमाने की इजाजत दे। पर
ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इतने कम अनुभव वाले खिलाड़ी को सीधे 150 की स्पीड वाले हाईवे पर उतारना उसके इंजन की क्षमता को खतरे में डालना नहीं है। यही चिंता इंटरनेट पर क्रिकेट फैंस के बीच एक आग की तरह फैल रही है। अगर हम मुंबई इंडियंस रेडिट पेज की ताज़ा बहस पर नजर डालें तो फैंस मैनेजमेंट के इस फैसले से सख्त नाराज हैं। फैंस तो हमेशा चाहते हैं कि उनका फेवरेट प्लेयर ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेले। बिल्कुल। एक यूजर का विश्लेषण बहुत ध्यान खींचने वाला था। उसका मानना है कि मुंबई इंडियंस नमन की क्षमता का सिर्फ 10 से 20% ही इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी डिमांड है कि नमन को टॉप ऑर्डर में या कम से कम नंबर 5 पर भेजा जाए। नंबर 5 पर? और टॉप ऑर्डर में कहाँ? एक दिलचस्प सुझाव ये था कि विल जैक्स, जो पिच पर सेट होने के लिए शुरू में थोड़ा वक्त लेते हैं, उनकी जगह नमन को नंबर 3 पर आजमाया जाए। नमन बॉल 1 से ही अटैक कर सकते हैं, जो पावर प्ले में एक बड़ा असर डाल सकता है। देखिए, फैंस के इस आक्रोश की जड़ें दरअसल एक पुराने इतिहास में जुड़ी हैं। वो KKR यानी कैलकाटा नाइट राइडर्स और सूर्य कुमार यादव के शुरुआती रिश्ते की तुलना स्थिति से कर रहे हैं। ओह हाँ, सूर्य का वो KKR वाला फेज। एग्जैक्टली। KKR ने सालों तक सूर्या को नंबर 7 पर रखा। उनसे सिर्फ फाइन लेग पर पैडल स्वीप मारने की उम्मीद की जाती थी। उन्हें कभी लंबी इनिंग कंस्ट्रक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था वहाँ। हाँ, वो लोग सिर्फ उन्हें एक छोटे से रोल में लिमिट कर रहे थे। सही बात। तो लोग डर रहे हैं कि MI अब निमन के साथ वही गलती दोहरा रही है। पर अगर हम फ्रेंचाइज की स्थिति का विश्लेषण करें तो सच्चाई थोड़ी अलग है। अलग कैसे? आप खुद मुंबई के टॉप ऑर्डर की बुनियाद देखिए। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स। T20 क्रिकेट के इस दौर में ऐसे भारी भरकम टॉप ऑर्डर में जगह आखिर बचती कहाँ है? ये भी है। लाइनअप तो एकदम पैक्ड है। वही ना। नमन को एक स्पेशलाइज्ड फिनिशर के रूप में ढालना MI के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी भी है और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी। लेकिन देखिए, यहाँ थोड़ा पुशबैक तो बनता है। मैं मानती हूँ कि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी के पास नई बॉल से ही आक्रमण करने और फास्ट बॉलर्स पर हावी होने का नेचुरल टैलेंट है, तो क्या उसे आखिरी के ओवर्स तक रोककर हम एक आने वाले कल के लेजेंड को एक दायरे में नहीं बांध रहे? ये सवाल तो हर बड़ी टीम के सामने आता है। हाँ, क्योंकि क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि जब तक रोहित शर्मा को ओपन करने का मौका नहीं मिला था, उनका असली स्वरूप सामने नहीं आया था। अगर नमन को शुरुआती ओवर्स खेलने का मौका ही ना मिले तो उनकी असल टेक्निक और क्लास को विकसित होने की जगह कैसे मिलेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है और ये चर्चा सीधे तौर पर किसी भी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी दुविधा को दर्शाती है। खिलाड़ी का व्यक्तिगत विकास वर्सेस टीम का संतुलन। टीम बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है। लेकिन नंबर 6 पर खेलने के लिए जिस मजबूत मानसिकता और बिना डर के बैट घुमाने की क्षमता की हम बात कर रहे थे ना, वो क्षमता आखिर आती कहाँ से? किसी 20-22 साल के खिलाड़ी में इतनी शांति आमतौर पर किसी अकेडमी की देन नहीं होती। अच्छा, तो कहाँ से आती है? नमन के इस टेम्परामेंट को समझने के लिए ना, असल में हमें उनके बीते हुए कल में जाना होगा। उनकी कहानी उस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब इंसान सबसे बुरे दौर यानी वर्स्ट केस सिनेरियो को छूकर वापस आता है तो खेल का दबाव उसके सामने बहुत छोटा हो जाता है। वेट, आप उनके कनाडा वाले प्लान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल वही। हाँ, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस की वो विस्तारित रिपोर्ट दरअसल इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ। 2022 का वो वक्त जब उन्हें लगातार 4 साल तक हर लेवल पर नजरअंदाज किया जा रहा था। 4 साल का रिजेक्शन किसी को भी तोड़ सकता है। सही का खेलने का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था और भविष्य एकदम अंधकार में था। उनकी बहन कनाडा के एडमिंटन शहर में रहती हैं और नमन ने अपना परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR का फॉर्म भरने की पूरी तैयारी कर ली थी। सोचिए, एक क्रिकेटर PR फॉर्म भर रहा है। वही तो, एक क्रिकेट किट से बैग भरने वाला लड़का अपने कपड़े और पासपोर्ट एडमिंटन ले जाने के लिए पैक कर चुका था। मतलब ही वाज रेडी टू लीव इट ऑल बिहाइंड। एडमिंटन की उस बर्फीली ठंड में ना, एक क्रिकेटर का करियर लगभग जम ही चुका होता है। लेकिन इस रास्ते से उन्हें मोड़ने वाले उनके पिता नरेश धीर थे। हाँ, उनके पिताजी का रोल बहुत बड़ा रहा है। फरीदकोट जैसे छोटे शहर में एक केमिस्ट की दुकान पर काम करने वाले नरेश धीर, जिनकी महीने की आमदनी महज 10,000 रुपए थी। ऐसे महंगे खेल को जारी रखने के लिए 10,000 रुपए कितने नापर्याप्त होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्रिकेट का गियर ही इतना महंगा आता है। लेकिन उस पिता ने अपने बेटे से सिर्फ एक आखिरी साल की मांग की। कहा कि कनाडा तो बेटा कभी भी जा सकते हो, पर ये 1 साल क्रिकेट को और दे दो। माय गॉड, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और उस एक आखिरी साल की चाहत में उन्हें समाज के कड़े तानों का सामना भी करना पड़ा था। एक प्रसंग बहुत गहरा असर छोड़ता है जब नमन के स्कूल की प्रिंसिपल ने उनके पिता को सीधे तौर पर कह दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आप इस बच्चे का करियर और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। फरीदकोट जैसे बैकवर्ड इलाके से आज तक किसी ने पंजाब की स्टेट टीम के लिए क्रिकेट नहीं खेली, तो इंडियन टीम या IPL का सपना तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डीमोटिवेटिंग बात है ना? भौगोलिक रूप से अगर देखें तो मोहाली या चंडीगढ़ के मुकाबले फरीदकोट का क्रिकेट नक्शे पे कोई वजूद ही नहीं था उस वक्त। लेकिन पिता का विश्वास उस ताने पर हावी रहा। उन्होंने प्रिंसिपल को जवाब दिया कि जिस दिन उनका बेटा टीवी पर आकर छक्के लगाएगा, उस दिन ये सारी बातें तालियों में बदल जाएंगी। और उन्होंने वो करके दिखाया। असल में इन्हीं कठिनाइयों ने उनके मानसिक फौलाद को आकार दिया। लेकिन देखिए, कहानी में दर्द अभी बाकी था। दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने की ठीक बाद नमन ने अपने दादाजी को खो दिया। ये तो बहुत ही दुख की बात है। डेब्यू की ठीक बाद। हाँ, ये एक बड़ा झटका था। पर सबसे दुखांत मोड़ पिछले साल आया जब उनके बचपन के कोच गगन सिद्धू का महज 36 साल की उम्र में निधन हो गया। वेट, सिर्फ 36 साल की उम्र में? हाँ, महज 36 साल। और गगन सिद्धू वो शख्स थे जिन्होंने पंजाब U19 टीम में नमन के चयन के लिए अकेले पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ी थी। वो उनके लिए कोच से बढ़कर थे। ये आंकड़े और रिपोर्ट्स पढ़ते हुए ना सच में शब्द कम पड़ जाते हैं। एक 36 साल के मेंटर का अचानक चले जाना किसी भी नए खिलाड़ी के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। पर नमन की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टूटने के बजाय अपने कोच के छोटे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जब आप इन बातों को सामने रखते हैं तो ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा का नमन को दिया गया वो मशहूर बयान पूरी तरह समझ आता है। वो रोहित वाली एडवाइस तो बहुत वायरल हुई थी। हाँ, वही वाली। रोहित ने उनसे कहा था, स्किल्स यहाँ सबके पास है, बट तेरा टेम्परामेंट तुझे बाकियों से अलग करेगा। देखिए, रोहित शर्मा का ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। जब कोई इंसान कनाडा शिफ्ट होने की निराशा को करीब से देख चुका हो, जब उसने घर की आर्थिक तंगी झेली हो और जब उसने अपने सबसे करीबी लोगों की मौत देखी हो, तब उसका डर का पैमाना बिल्कुल बदल जाता है। सही बात है। उसके लिए क्रिकेट का प्रेशर फिर उतना बड़ा नहीं रहता। एग्जैक्टली। T20 क्रिकेट में डेथ ओवर्स के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की यॉर्कर या बाउंसर उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इससे कहीं बड़े खतरे और वर्स्ट केस सिनारियो देखे हैं। उनके दिमाग में वो नकारात्मक विचार आते ही नहीं है। बिल्कुल। डर ना होने की वजह से मैदान पर उनकी मांसपेशियां तनाव मुक्त रहती हैं, एकदम रिलैक्स्ड, और बैट का फ्लो बिल्कुल नेचुरल आता है। यही वो टेम्परामेंट है जिस पर फ्रेंचाइजीज करोड़ों लगाती हैं। ये फियरलेसनेस की थ्योरी पूरी तरह ध्यान आकर्षित करती है और मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम ने शांति इस टेम्परामेंट को पहचान लिया था। तभी तो मेगा ऑक्शन में एक ऐसी बिडिंग वॉर शुरू हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अरे, वो ऑक्शन का सीन तो अलग ही लेवल का था। वही ना, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आपस में भिड़ गए थे। एक आम लड़का जो कुछ वक्त पहले तक क्रिकेट छोड़ने वाला था, उसके लिए फ्रेंचाइज 5 करोड़ तक चली गई। और सबको लग रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी वो बोली। हाँ, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी बोली लगा दी थी और लगा कि बस अब वो नमन को ले जाएंगे। लेकिन तभी एक बिल्कुल गेम चेंजिंग मोड आया। मुंबई इंडियंस ने अपना राइट टू मैच यानी RTM कार्ड निकाल लिया। RTM कार्ड का इस्तेमाल फ्रेंचाइज की गंभीरता दिखाता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि राइट टू मैच का मतलब एक तरह से वीटो पावर होता है। मतलब अगर किसी और ने बोली जीत भी ली तो भी आप उसे वापस ले सकते। हाँ बिल्कुल। अगर कोई दूसरी टीम नमन के लिए सबसे बड़ी बोली लगा चुकी है तो मुंबई इंडियंस के पास एक आखिरी मौका होता है उसी बोली के बराबर पैसे देकर अपने खिलाड़ी को वापस लेने का। ओह अच्छा। 5.25 करोड़ रुपए में MI ने उन्हें वापस लिया, जो साफ साबित करता है कि वो नमन को किसी भी कीमत पर दूसरी टीम की जर्सी पहनने नहीं देना चाहते थे। पर मेरे दिमाग में ना यहाँ एक सवाल घूमता है, सिर्फ 15 या 20 बॉल्स खेलने वाले एक फिनिशर पर आखिर 5.25 करोड़ क्यों? मैं यहाँ पिछले IPL 2025 के आंकड़े देख रही हूँ। उन्होंने 16 मैचेस में सिर्फ 252 रन्स बनाए थे। रन्स की संख्या तो उतनी बड़ी नहीं दिख रही है। वही ना, रन्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो एक फिगर पूरे पेज पर अलग से चमक रहा है वो है उनका स्ट्राइक रेट।
182.61 का स्ट्राइक रेट। मुझे ये समझना है कि T20 फॉर्मेट में इस आंकड़े का असल में क्या असर होता है। देखिए 182 के स्ट्राइक रेट का जो गणित है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। इसका सीधा मतलब है कि खिलाड़ी हर ओवर में लगभग 11 रन बना रहा है। हर ओवर में 11 रन? वाह। हाँ, जब 17वें या 18वें ओवर में नामान जैसा खिलाड़ी पिच पर आता है और इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, तो बॉलर के दिमाग में कैलकुलेशन पूरी तरह बिगड़ जाती है। बॉलर को पता होता है कि अगर उसने एक भी आसान बॉल डाली तो वो फील्ड के बाहर जाएगी। और इस दबाव में बॉलर्स गलती करते हैं। एकदम। इस दबाव में बॉलर अक्सर वाइड या नो बॉल डालता है, जिससे बैटिंग टीम को एक्स्ट्रा रन्स मिलते हैं। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है, जिसे एमआई ने बहुत पहले पहचाना लिया है। उनकी यूटिलिटी सिर्फ उनके बैट तक सीमित नहीं है। हाँ, मैं यही बात आगे लाने वाली थी। मैं यहाँ एक और रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी SMAT का डेटा है ये। हम पिछले आधे घंटे से सिर्फ उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग और डेथ ओवर्स की चर्चा कर रहे हैं। पर पंजाब के लिए खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ एक मैच में पंजाब को 197 रन्स डिफेंड करने थे। ओ, वो वाला मैच, हाँ मुझे याद है। नमन ने उस मैच में आकर ऑफ ब्रेक बॉलिंग की और उन्होंने अपने 4 ओवर्स में यानी 24 बॉल्स में सिर्फ 19 रन देकर पूरे 5 विकेट निकालिए। एक प्रॉपर फाइवर। T20 में 5 विकेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वही तो क्या हम सिर्फ आधी तस्वीर देख रहे हैं? क्या फ्रेंचाइज उन्हें एक आम बैटर से कहीं ज्यादा एक आने वाले कल का हिडन वेपन या ऑलराउंडर समझकर उन्हें डेवलप कर रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। T20 क्रिकेट अब उस दौर से गुजर चुका है जहां एक आयामी यानी वन डायमेंशनल खिलाड़ियों के दम पर टूर्नामेंट्स जीते जाते थे। फ्रेंचाइज का वो 5.25 करोड़ का बड़ा निवेश इस 360 डिग्री वैल्यू पर निर्भर करता है। मतलब बैटिंग, बॉलिंग और शांत दिमाग, सब कुछ। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस के पास भले ही दिग्गज बॉलर्स मौजूद हों, लेकिन मिडिल ओवर्स में जब रन रेट को लगाम लगानी हो और अचानक किसी लंबी पार्टनरशिप को तोड़ना हो, वहां नमन जैसा खिलाड़ी बहुत काम आता है। जो स्पिन से गेम बदल दे। हाँ, जो अपनी ऑफ स्पिन से 5 विकेट्स लेने की काबिलियत रखता है। वो किसी भी कैप्टन के लिए एक छुपे हुए हथियार का काम करता है। एमआई उन्हें एक ऐसे कंप्लीट पैकेज में तब्दील कर रही है जो पहली बॉल से हिट करे, प्रेशर को स्पंज की तरह सोख ले और जरूरत पड़ने पर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग से मैच का रुख पलट दे। ये तो एकदम परफेक्ट T20 प्लेयर का ब्लूप्रिंट लग रहा है। तो इस गहरी चर्चा से निकलने वाला सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? एक फरीदकोट का लड़का जहां ग्राउंड पर मिट्टी और पत्थर ज्यादा थे, वो आज T20 क्रिकेट के सबसे अजीम ड्रेसिंग रूम में बैठता है। ये सिर्फ क्रिकेट की दास्तान नहीं लगती मुझे। सही कहा आपने। अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़े ना, वो एडमंटन का PR फॉर्म, उसके पिता का 10,000 का वेतन और डेथ ओवर्स की स्लोअर बाउंसर, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आधुनिक खेल या किसी भी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में स्किल बनाम टेम्परामेंट की लड़ाई में हमेशा टेम्परामेंट जीतता है। टेम्परामेंट ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। एकदम। कॉर्पोरेट दुनिया हो या IPL की मेगा ऑक्शन, लोग अब सिर्फ आपकी टेक्निक पर करोड़ों नहीं लुटाते। बोली इस बात की लगती है कि जब स्थिति पूरी तरह से आपके खिलाफ हो, तब आपके दिमाग के अंदर कितना सन्नाटा और शांति है। नमन धेर का स्ट्राइक रेट उनकी टेक्निक से ज्यादा उनके जीवन के संघर्षों से निकली उस शांति का नतीजा है। स्किल बनाम टेम्परामेंट, दबाव वाले माहौल में डर का ना होना ही ना सबसे बड़ी पूंजी है। ये सच में एक बेहद सटीक सीख है। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले उस रेडिट पेज की आखिरी बहस पर एक बार वापस चलते हैं, जिसने एक बेहद दिलचस्प भविष्यवाणी सामने रखी है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, वो थ्योरी आखिर किस दिशा में इशारा कर रही है? इस थ्योरी का आधार दरअसल मुंबई इंडियंस का अपना खुद का इतिहास है। रेडिट फैंस सवाल उठा रहे हैं कि अगर नमन धीर का कद अगले 2 सालों में नंबर 6 या 7 के इस फिनिशर रोल से बहुत बड़ा हो जाता है, उनका खेल और विकसित हो जाता है, लेकिन एमआई के पास टॉप ऑर्डर में अगले कुछ सालों तक कोई जगह ही खाली नहीं होती, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है इतने स्टार स्टडीड लाइनअप के होते हुए। हाँ, तो फिर क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में नमन धीर भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो फ्रेंचाइज छोड़ने के बाद किसी दूसरी टीम की टॉप ऑर्डर की पहचान एकदम गॉडली या भगवान जैसे बन गए? वो आप हार्दिक पांड्या की बात कर रही हैं? हाँ, याद कीजिए जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन बनने गए थे, या फिर कृणाल पांड्या का सफर, या टिम डेविड जब किसी दूसरी फ्रेंचाइज में अपना लोहा मनवा रहे थे। एमआई छोड़ने के बाद वो कितने बड़े स्टार बन गए दूसरी जगह। देखिए, ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा टकराव होगा।
जब एक स्टार अपनी बनाई हुई जगह से बड़ा होने लगता है ना, तब क्या फ्रैंचाइज उसके लिए अपने एस्टैब्लिश्ड लेजेंड्स को हटाने का कठिन निर्णय ले पाएगी? यही तो सबसे बड़ा डिलेमा है मैनेजमेंट का। या फिर वो खिलाड़ी नए आसमान की तलाश में किसी और दिशा में मुड़ जाएगा? ये किसी भी मजबूत टीम के लिए एक ऐसी चिंता है जिसका कोई आसान जवाब नहीं होता। और यही वो सवाल है जिसके साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। क्या मुंबई इंडियंस को अपनी इस एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स कार को हमेशा के लिए सिर्फ नंबर 6 की पार्किंग स्पॉट तक ही सीमित रखना पड़ेगा, या फिर आने वाले वक्त में किसी और फ्रैंचाइज के खुले हाईवे पर ये कार सबसे आगे दौड़ती हुई नजर आएगी? एकदम। इस बारे में ना आप जरूर विचार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।